हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम लोग टू डायमेंशनल मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई वन डायमेंशनल मोशन अगर आता है आपको तो कोई परेशानी आगे नहीं होनी है, क्योंकि बस एक छोटी सी चीज़ लगनी है, डिवाइड एंड रूल। कैसे 2D को 1D में लेके आ जाए और वही पुराने कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हुए हैं वन डायमेंशनल मोशन के अंदर वही यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है जी। तो टू डायमेंशनल मोशन को पहले हम लोग समझ लें कि भाई क्या है। तो दोनों में पहले डिफरेंस समझते हैं कि डिफरेंस क्या था। तो डिफरेंस बहुत सिंपल सा था कि जब हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही एक्सिस पे था, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो या कोई भी हो। तो जो बॉडी का मूवमेंट था वो उसी लाइन पे था। ठीक है। मतलब किसी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से आप मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। लेकिन जैसे टू डायमेंशनल मोशन की बात होगी, आपको दो कोऑर्डिनेट्स लेना ही पड़ेगा। सिर्फ एक्स से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वाई से काम नहीं चलेगा। ठीक है, या तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जो कुछ भी हो, मतलब दो। कहीं पे भी देखोगे तो टू डायमेंशनल लाइन पे, दो लाइंस पे चीज़ें बदल रही होंगी। और चीज़ें बदल रही होंगी तो चीज़ें क्या है यहाँ पे, पोजीशन बदल रहे हो। जब पोजीशन बदल रहा है तो पोजीशन बदलने का मतलब ये हो गया कि भाई वेलोसिटी भी दो लाइन पे है, एक्सेलरेशन भी दो लाइन पे है। ठीक है। तो इनफैक्ट उसके कैसे कंपोनेंट्स से हम बात करते हैं, क्या लिखते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो देखो, ध्यान से समझना। तो टू डायमेंशनल मोशन का एक जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो क्या है, तो देखिए, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे है ये टू डायमेंशनल वो समझाता हूँ, फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो आपको समझ आएगा। समझ के। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो ये कैसे आगे बढ़ता है ये समझ लीजिए आप। कि भाई किसी भी पार्टिकल को, अब इसका डेफिनेशन डेफिनेशन भी ऐसा नहीं कि खूब सारी चीज़ें रट रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। बेटा, ऐसे बहुत मुश्किल जाएगी। नोट्स होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसको आपने समझ रखा है और जो याद रखने वाली चीज़ है। पूरी किताब नहीं लिखनी है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को दिखाया और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को दिखाया और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लग रहा है। अब अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया जाए किसी एंगल पे, देखो जी ऐसा, और ये अगर थीटा है तो इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका हो जाएगा, सबसे पहले लिख दीजिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी होना चाहिए। ठीक है। जो मोशन होना चाहिए वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा हो। दूसरा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है। और इसको, इसके रेफरेंस के लिए मैं लिख दूं कि इसको वर्टिकल रिज्यूम करेंगे। जो जी वाली लाइन है ये वर्टिकल लाइन हो गया जी। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। तो जो इसका परपेंडिकुलर लाइन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, ये ख्याल रखना है आपको। इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है जी। तो यहां पे देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी है और एक्स कंपोनेंट भी नॉन जीरो है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है नॉन जीरो है। तो इसको हम परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया तो अब क्या चीज़ें होंगी, अब आप देखिए। तो अगर हम बात करें कि पाथ कैसा होता है तो ये पैराबोलिक बनता है, मैंने बता दिया, लेकिन इसको भी लिखना समझना है कि क्यों होता है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। अब आप देखो कि भाई जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ रहा है आगे अपने पाथ पे, तो अगर आप देखो तो इनिशियली एक्स और वाई दोनों जीरो जीरो था। लेकिन किसी दूसरे मोमेंट पे जब वो हवा में है पार्टिकल, तो एक्स भी नॉन जीरो है और वाई कोऑर्डिनेट भी नॉन जीरो है। मतलब टाइम के साथ एक्स एज वेल एज वाई बोथ आर चेंजिंग। ठीक है, बोथ आर चेंजिंग। इसका मतलब एक्स पे भी मोशन है, वाई पे भी मोशन है, और वो क्यों है, किस तरह से, यहां तक बात समझ आ गई जी। अब आप देखो तो हमारे पास एक वेक्टर में चीज होती है रिजॉल्व करने का तरीका। तो किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। रिजॉल्व करने का मतलब होता है किसी वेक्टर का हम कंपोनेंट लिखते हैं अलोंग डिजायर्ड एक्सिस। तो अगर आप यहां पे देखो कि भाई अगर मैं इस बॉडी को सीधा फेंकता तो वो सीधा जाता और वापस होता।
ये तो बात समझ रहे, अगर किसी बॉडी को मैं किसी पत्थर को सीधा ऐसा उछालता तो सीधा जाता और नीचे आता, कोई प्रोजेक्टाइल बनने का तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है जी। तो अगर प्रोजेक्टाइल बनने का कोई मतलब नहीं था तो यहाँ पे क्यों बन गया? यहाँ पे भी तो एक ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? तो ऊपर की तरफ जाने की वजह ये है यू साइन थीटा। मेरी बात समझ आई? ऊपर जाने की वजह क्या है? यू साइन थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट हुआ। तो कभी भी हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट लिखते हैं तो जैसे ये मान लो ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर के लिए अगर हम जाएं एंड इफ दिस एंगल इज थीटा सो इट वुड बी ए कॉस थीटा। जिधर थीटा बन रहा है उधर वाले कंपोनेंट को ए कॉस थीटा और जो दूसरा बचता है पहले के परपेंडिकुलर उसको क्या कहेंगे? ए साइन थीटा। तो अगर आप देखोगे तो जैसे आपने यू कॉस थीटा लिखा ऑन द सेम पैटर्न वी हैव यू साइन थीटा जैसे लिखा ऑन द सेम पैटर्न वी हैव कॉस थीटा। अब आप कहोगे कि भाई ऊपर इसलिए गया बिकॉज वी हैड यू साइन थीटा इन द बॉडी। एक्स पे क्यों जा रहा है? बिकॉज वी हैव यू कॉस थीटा। मेरी बात बिल्कुल समझ आ रही है? अब देखना यहां से ये पता चलता है कि भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो बेटे जी वो वाई एक्सिस पे लग रहा है तो इसका कोई भी जो इफेक्ट है वो एक्स पे नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि देखो पार्टिकल बढ़ना तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो है मतलब इस जी का कोई भी इफेक्ट इम्पैक्ट फर्क कुछ भी एक्स पे नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होता है। अब तुम देखो एक्चुअल पाथ ये है, एक्चुअल पाथ ये है जिस पे जा रहे हैं हम। तो ये एक्चुअल पाथ हुआ जिस पे आप जा रहे थे और फाइनली यहां पहुंचे। तो अब आप देखोगे कि x पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो इसके वजह से था और x पे एक्सेलरेशन जीरो था जी। और y पे जो कुछ भी हुआ वो u साइन थीटा और g की वजह से। तो क्या मैं दो तरह के मोशन में इसको डिवाइड कर दूं क्या? मैं कह दूं कि दो अलग अलग तरह के मोशन को सोचो और उसको जरा विजुलाइज करके दिमाग में कंबाइन करने की कोशिश करना, देखना क्या रिजल्ट आता है। मैं कहता हूं कि बॉडी में सिर्फ u साइन थीटा दिया होता, इस बॉडी में सिर्फ u साइन थीटा ऊपर फेंक दिया होता और नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन होता जी, नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन g होता तो क्या होता? पार्टिकल सीधा ऊपर जाता, ये टॉप मोस्ट पोजिशन होता, ये टॉप मोस्ट होता और टॉप मोस्ट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता, फिर ये वापस आता, फिर इसी पाथ पे वापस आ जाता। और अगर सिर्फ मैंने u cos थीटा दिया होता, कोई एक्सेलरेशन सिर्फ u cos थीटा दिया होता तो पार्टिकल सीधा चलता। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें इसके वजह से x पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसकी वजह से y पे हो रहा है और इन दोनों को जब कंबाइन किया तो ये जो पैराबोलिक पाथ मिला ये मिला। तो क्यों ना वन डायमेंशनल मोशन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो डिवाइड एंड रूल तो इसी को कहेंगे हम वाई एक्सिस। तो अब अगर बेटे वाई एक्सिस पे अब देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज यू साइन थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट सभी का जीरो होता है तो एक्स पे देखने की भी जरूरत नहीं है, एक्स को सोचना भी नहीं है, एक्स के बिना काम भी नहीं चलना, बट एक्स को अभी नहीं सोचना है जब कुछ चीज़ें लिख रहे हैं आप। ठीक है जी। अब ए वाई कितना हो जाएगा? अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड क्या होगा? माइनस जी लिख देंगे। यहाँ तो बातें समझ आ रही है? तो देखो वाई पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी पहली नज़र में जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपने लिख दिया। अब अगर मैं एक्स एक्सिस पे बात करूं कि यार एक्स एक्सिस की सारे इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए क्या क्या है, तो आप एक्स एक्सिस पे कहोगे भाई एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी है इट वाज यू कॉस थीटा एंड सिंस द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो सो देयर इज नो क्वेश्चन कि भाई अगर मैं ए एक्स को जीरो लिख रहा हूं, ये बहुत ऑब्वियस दिखेगा। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे जाएं तो इस पर्टिकुलर स्पेशल सिचुएशन के लिए एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखेगा जो इस केस को स्पेशल बनाता है कि भाई हाँ ठीक है एक स्पेशल केस है। वो ये है कि देखो बॉडी को यहाँ से फेंका और ये यहाँ पहुँच रहा है, तो आपने यहाँ से फेंका और यहाँ पहुँच रहा है, मतलब अगर तुम इफ यू थिंक अबाउट वाई एक्सिस ओनली you will find zero displacement because body started from this point and reached at the this point। तो अगर हम y एक्सिस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, पहले भी जीरो था अब भी जीरो है, तो मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस जीरो हो गया। बस यहाँ तो बातें समझ आ रही, मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो आप लिख सकते हैं कि भी देखो टोटल टाइम
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये दिख रहा है सबको, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये देख के पता लगता है जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल टाइम स्पेंट, टोटल टाइम स्पेंट बाय प्रोजेक्टाइल इन एयर। यही क्या हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको इस डिस्कशन में हम लोग कैपिटल टी से लिख दिया करेंगे, चलेगा जी। फिर हम लिखेंगे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो उसको हमने एच से लिख दिया, और अगर यहां पे देखा जाए तो मैक्सिमम हाइट, तो ये वाला पार्ट हो गया मैक्सिमम हाइट, ये, ठीक है जी। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब जी के परपेंडिकुलर मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, इट कैन बी रिटन एज आर। तो हमें लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए यहाँ तक के डेफिनेशन में, है ना। अब जितने वेलोसिटी से फेंकोगे, इट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन याद रहेगा। तो यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंड व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो, जैसे हमने इसको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में डिवाइड कर दिया, अब ये प्योरली वन डायमेंशनल मोशन है, ये भी प्योरली वन डायमेंशनल मोशन है, तो कहीं से कोई परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ हम इसको देखें तो 1D यूज़ कर सकते हैं। तो यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, यू हैव एक्सेलरेशन, यू हैव डिस्प्लेसमेंट, सो ये यूज़ करिए ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। तो इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो टी कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। टू यू साइन थीटा बाई जी। तो ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब देखो एक्स और वाई को डिवाइड तो दोनों को सेपरेट कर दिया आपने, लेकिन एक्चुअली दोनों, एक तो ये क्या हो गया, आपने ऐसा सोचा, एक मोशन हो रहा था, एक मोशन हो रहा था, उस मोशन के लिए आपने ऐसा सोचा, बट एक्चुअल पाथ तो ये है। तो दे आर वेल कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। एक्स और वाई दोनों एक ही मोशन के दो पार्ट हो गए, है ना। तो एक्स से जो टाइम मिलेगा, जो वाई से जो टाइम मिला, वी कैन यूज इट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है जी। क्योंकि आप देखो दोनों, इनफैक्ट ये एक्चुअल पाथ पे मोशन हुआ जी, और इस एक्चुअल पाथ के मोशन के साथ तुमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कनेक्ट किया हुआ है, एसोसिएट करा है। तो भाई ये पार्टिकल जैसे यहाँ पहुंचा, एक्स पे भी मोशन खत्म, वाई पे भी मोशन खत्म। मतलब अगर एक्स पे टी टाइम मिला है तो वाई पे भी टी टाइम मिला है, और एक्चुअल पाथ पे भी टी टाइम मिला है। इनफैक्ट टी इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड ये जो टाइम है ये सिर्फ इस पाथ के लिए था, ठीक है, जिसको एक्स और वाई दोनों पे यूज़ किया जा सकता है। तो देखो अगर हम यहाँ से लिखें तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि अच्छा 1-0, तो यहाँ पे क्यों ना यही टाइम का इस्तेमाल कर लिया जाए रेंज निकालने के लिए। ये कैसे लिख दिया, समझ आया, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने ये लिख दिया, अब यहीं से रेंज निकाल सकते हो। रेंज इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स पे एक्सेलरेशन 0 है, सो इट इज सिंपली इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये u cos थीटा है इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। और अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की बात की जाए तो इसको साइन 2 थीटा बोलते हो आप, इसको साइन 2 थीटा बोलते हो। तो जो रेंज आएगा वो क्या आ जाएगा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए रेंज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। इसमें एक और क्लास लगाएंगे जिसमें फिर एडवांस्ड वाली सारी चीज़ें, डबल इंक्लाइन, ये वो सब कुछ आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब देखो आपने रेंज भी निकाल लिया, अब आप देखो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया।
अब आती है बारी मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैं फिर से फोटो बना देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम हाइट के लिए मैं फिर से फोटो बना देता हूँ। अब देखो सर, अब अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो वो कुछ ऐसा था, यहाँ आया। तो अगर यहाँ तक पहुँचा तो अब देखो सर, ये पॉइंट है, तो यही मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट पे आकर के क्या जीरो हुआ, y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अब ऐसा मत याद रखिएगा कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम्स जीरो, ऐसा हम शुरू में पढ़ते थे, क्योंकि वो वन डायमेंशनल मोशन था जो g के साथ था सिर्फ, ठीक है। अब क्या करना होगा, y वाली वेलोसिटी जीरो होगी बट x वाला तो रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट velocity along y-axis, velocity along the line of g would be zero। बिल्कुल क्लियर है। तो अब अगर यहां से देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी वाज u sin थीटा, एक्सेलरेशन वाज माइनस g, एंड फाइनल वेलोसिटी इज सिंपली जीरो एट मैक्सिमम हाइट। ये जीरो दिख रहा है। तो अब यहां से देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है तो वी स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दोगे सर, जीरो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच, हो गया। अब यहाँ से आपने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली, तो यहीं से ये मैक्सिमम हाइट मिल गया, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू जी। सो दिस इज मैक्सिमम हाइट। बट ये ख्याल रखिएगा, ये एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड में यूज होगा, लेकिन ये जो मेथड हमने देखा ये बहुत जगहों पे कभी भी किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल में यूज करेंगे, जो मैं भी समझाऊंगा आगे आपको। तो यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर हो गई सर, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तो एक एक करके अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, सबसे पहली जो चीज आपने देखी, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन है तो क्या क्या है। अब देखो, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन है तो जो इस तरह का होगा, ये u है और ये थीटा है। तो जब हम रेंज की बात करेंगे तो बड़े आराम से इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब जरा सोचो, यहाँ से क्या और इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं हम लोग जो काम आएगा छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, रेंज इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो अगर मैं कह दूं फॉर गिवन यू पता है और जी ऑब्वियसली पता होगा, तो क्या थीटा के साथ रेंज बदला जा सकता है, ऑब्वियसली बदला जा सकता है। तब कह सकता, अच्छा फॉर गिवन यू, अगर यू गिवन है, आर मैक्सिमम जो होगा, पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, वो कितना हो जाएगा सर, यू स्क्वेयर अपॉन जी हो जाएगा। क्योंकि हमने साइन टू थीटा को वन लिख दिया, क्योंकि साइन थीटा की कोई भी साइन का हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू वन ही हो सकता है। तो हमने साइन टू थीटा को क्या लिख दिया बेटा, वन, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ है। अब यहां से क्या पता लग गया, अच्छा थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब अगर आप 45 डिग्री पे फेंकोगे तो फॉर गिवन वेलोसिटी यू विल हैव मैक्सिमम रेंज, यू विल हैव मैक्सिमम रेंज। इट मींस if you have projected the ball at an angle of 45 degree you will enjoy the maximum range। यहाँ तक बात समझ आ रहा है। तो कैसे लिखा, ये पता लग गया। तो ये देखो, ये मैक्सिमम रेंज हो गया। मैक्सिमम रेंज कब आएगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा। दूसरी बात यहीं से अगर देखा जाए कि अगर मैंने एक को थीटा पे फेंक दिया और दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंक दिया, इन बोथ केसेस यू विल फाइंड कि भाई रेंज बराबर आ रहा है। अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ पे भी रेंज यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाई जी ही आएगा, और यहाँ पे भी रेंज यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाई जी ही आएगा। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। फाइनली विल हैव द सेम रिलेशन, दैट इज टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इट मीन्स फॉर बोथ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस वी विल हैव इक्वल रेंज। तो मतलब ये भी याद रखिएगा कि अगर दो डिफरेंट एंगल, अगर दोनों का सम 90 हो, मतलब कि अगर आप ये लिख लो कि भाई इफ थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब हमने u से फेंक दिया थीटा वन पे और u से ही फेंका थीटा टू पे, देन r1 मस्ट बी इक्वल टू r2। ये भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक तो बातें समझ आ रही। तो बहुत बेसिक ये इन्फॉर्मेशन मैंने बताई आपको जो जेईई में नीट के अंदर काम आना है,
ठीक है, लेकिन जो बेसिक्स है वही सब जगह यूज होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से और धीमे 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 इसका उपयोग करते हुए एडवांस की तरफ बढ़ते हैं कि भाई क्या कैसे टू डायमेंशनल में कैसे डबल इंक्लाइन इंक्लाइन पे मैक्सिमम, वो सब कुछ मैं एक एक करके सेकेंड लेक्चर में बता दूंगा। बट पहले अभी यहाँ पे ये देख लें कि अब हुआ क्या क्या और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है, वो सारे पॉइंट्स। तो अब देखो बेटा कि पाथ ये हुआ, पहली बात कि सर ऐसा दिख तो रहा है बट ये है क्या, क्या ये पैराबोलिक ही है, तो पैराबोलिक है तो क्या पैराबोलिक का मैथमेटिकल इक्वेशन ये लिख सकते हैं, वो सारी बातें होती हैं और बिल्कुल अभी समझेंगे। अगर ये y है, ठीक है, और ये x है, तो बेटा अगर हमने इसको u से फेंका है और किसी एंगल थीटा पे, ऑब्वियसली थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, तो इफ थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो क्या होगा, किसी टाइम पे वो यहाँ पहुँच गया, किसी टाइम पे यहाँ पहुँच गया, मतलब अगर देखा जाए तो ये x हो गया जी और ये y हो गया। तो किसी टाइम पे जब ये यहाँ पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, इसकी वेलोसिटी u से डेफिनेटली कम होगी बेटा, u से पक्के तौर पे कम होगी क्या। तो यहाँ पे हमने v लिख दिया और ये एकदम छोटा सा अपना जो कहते हैं ना ब्रेन यूज़ करके आप उसका लिख सकते हैं, v जो है वो u से कम होगा क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन ऊपर जाकर के मैक्सिमम सॉरी कुछ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी भी हुआ है जी, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो कई चीज़ें निकालने को हो सकती है, तो सबसे पहले तो एक्स वाई को रिलेट कर देंगे तो पाथ का पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली किस तरह का पाथ बना रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं कह दूं कि ये सब कुछ जो है ये टी टाइम पे है, मतलब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर टी लिख दे तो पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, लेकिन अगर इस टाइम पे हम बात करें स्मॉल टाइम टी, तो अगर स्मॉल टाइम टी पे अगर ये यहाँ पे है तो क्या हम एक्स एक्सिस पे चीज़ें लिख सकते हैं क्या। अब देखो बेटा एक्स एक्सिस पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, ये आपको पता है, एक्सेलरेशन ज़ीरो क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब तुम अगर y एक्सिस पे आते हो तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u साइन थीटा, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस जी, और टाइम क्या है। तो अब यहाँ से हम दो रिलेशन लिख सकते हैं क्या, अच्छा अच्छा x इक्वल्स टू सीधे तौर पे u cos थीटा इंटू टी, बिकॉज दिस इज द पोजिशन एट टाइम t। सो ईजिली यहाँ से t निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि हमें मेन इक्वेशन में से टाइम को इलिमिनेट करना होगा इन ऑर्डर टू गेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो अगर हम यहाँ y की बात करते हैं तो y को हम लिख सकते हैं u साइन थीटा इंटू टाइम, बिकॉज टी टाइम पे वो यहाँ था, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, हमें लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब यहाँ से y t की वैल्यू अगर पुट कर दो तो हमारे पास एक परफेक्ट रिलेशन होगा जो y और x में हो जाएगा और वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा। तो यहीं पे हम अगर आगे बढ़ें तो हम ऐसा कह सकते हैं दिस y कैन बी रिटन एज u साइन थीटा इंटू टी के प्लेस पे क्या लिखोगे, x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी के प्लेस पे क्या लिखोगे, x अपॉन u कॉस थीटा का स्क्वेयर। अब अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत आराम से कह सकते हो ओके इट इज़ यू यू कैंसिल हो गया, एक्स टेन थीटा माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा अपॉन यू स्क्वेयर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कि अगर हमें x पता हो तो हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y निकाल सकते, y पता हो तो x निकाल सकते और u थीटा पता होना चाहिए तभी, ठीक है। सो ये जो आपने लिखा दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बातें समझ आ गई होंगी आपको। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे लिखा ये बिल्कुल क्लियर है मामला, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा सोचिए, तो हमने कहा था भाई यहाँ पे जाके वेलोसिटी v हो गई, अब अगर v निकालने को कह दिया जाए, अब से कह दिया जाए भाई यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा फाइव, फाइव भी निकाल दो जी। अब ये पोजिशन t टाइम पे है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छा अच्छा v कह रहे हो तो इसका एक x कॉम्पोनेंट होगा विच इज़, अगर मैं इसको फाइव लिखता हूँ तो v कॉस फाइव, और y कॉम्पोनेंट होगा विच इज़ v साइन फाइव। इसमें कोई पंगा ही नहीं, हमने रिजॉल्व कर दिया बेटा। तो अब अगर देखो कि सिंस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज जीरो,
तो यही इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा, मतलब ये u cos थीटा के बराबर हो जाएगा क्या? कोई पंखा ही नहीं है। और अगर हम v sin phi की बात करें तो दैट v sin phi कैन बी रिटन एज v, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एट दैट मोमेंट, एंड तो इट शुड बी इक्वल टू ut, तो u इंटू टी मतलब u sin थीटा इंटू टी माइनस v फाइनल इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो u इज u sin थीटा माइनस जी इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो देखो ये कंपोनेंट मिल गया। तो अब अगर हमें फाई चाहिए तो फाई बड़े आराम से निकल सकता। तो देखो ये बेसिकली वी वाई है और ये बेसिकली वी एक्स है। तो अगर मैं लिखूं टेन फाई, तो टेन फाई बड़े आराम से वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। वी वाई इज यू साइन थीटा माइनस जी टी, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू जी टी सब कुछ पता है, टी टाइम पे ही निकालना था हमें, है ना। एंड एक्स पे इट इज सिंपली यू कॉस थीटा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब 10 फाइव मिल गया। अगर स्पीड चाहिए कि एग्जैक्टली स्पीड कितनी होगी तो आप लिख सकते हैं दोनों का स्क्वायर कर दो, बिकॉज 90 डिग्री पे है। तो आप क्या कहोगे, यू कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से बातें बिल्कुल समझ आ रही है, कहीं से कोई परेशान होने वाला मामला नहीं है। अब अगर इसी प्रश्न में कह दिया जाए कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल 0 to t, अगर ये पूछ लिया जाता तब क्या करते? तो देखो बेटा वहां तक हमने x और y निकाल दिया था। तो अगर आप देखोगे, देखो यही था, यहां तक पहुंचे। तो अगर हम यहां पे बात लिखें तो ये पॉइंट था। तो देखो ये y है बॉस और ये x है। सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो ये हो जाएगा क्या, सो रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन टी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल। और एक्स और वाई आपको पता है, ठीक है। एक्स के प्लेस पे क्या रख दोगे, यू कॉस थीटा इंटू टी, वाई के प्लेस पे क्या रख दोगे, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर अपॉन टाइम कर सकते हैं क्या? तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो वो इस तरह से निकल के आएगा। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत होनी है किसी को। यहाँ तक बातें समझ आ गई सर, मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए यहाँ तक। अब आगे जो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसका नेक्स्ट, इसमें आप बड़े छोटे छोटे सवाल होंगे, आप इसके कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो होगा नेक्स्ट जो पार्ट होगा हम वहाँ से शुरू करेंगे। अब देखो वो सब हाफ प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंक दिया तो क्या होगा, किसी हाइट से हमने किसी एंगल पे फेंका तो क्या होगा। अगर हमने दो इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ऐसा यहाँ से फेंक दिया, ये ऐसा जाता है तो क्या होगा, ठीक है। ये सभी केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ऐसा परफेक्ट इंक्लाइन ले लिया, यहाँ पे फेंका तो क्या बात बनेगी, ठीक है। यहाँ तक बातें बिल्कुल समझ आ रही है। फिर अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका और सामने कोई वॉल रख दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारे केसेस हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बातें समझ आ गई सबको। फिर यहीं से जब अब रिलेटिव समझ जाएंगे तो रिलेटिव में फिर अब जैसे ये जेई में बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन एडवांस मतलब सब्जेक्टिव में पूछा गया था, उस टाइम पे एडवांस नहीं बोलते थे, IIT जेई, ठीक है जी। ये θ1 ये θ2, तो हवा में टकराएगा कि नहीं टकराएगा, टकराएगा तो कब टकराएगा, नहीं टकराएगा तो व्हाट वुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, बला 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 सभी कुछ वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको बातें समझ आ रही है। इसके बाद अभी आपने क्या पढ़ा है, बेसिक्स, जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक पार्ट है वो आपने अभी पढ़ लिया, ठीक है। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट पार्ट डाल देते हैं जिसमें
जो हमने बताया वो सब होगा। फिर एक पार्ट होगा जिसमें क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ऐसे फिर रिवर स्विमर पे चले जाएंगे, फिर रिलेटिव के साथ रेन ड्रॉप, ये ख़त्म होगा पार्ट। देन हम लोग लॉज ऑफ मोशन और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बातें सबको समझ आ गई। तो अगर कुछ समझ आ रहा है तो शेयर लाइक कर दिया करिए, इसमें कुछ नुकसान तो नहीं होगा आपका, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं से किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है, और थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी जल्दी नेक्स्ट वीक से बढ़ाएंगे, 12th का भी मंडे से शुरू होना है। ठीक है जी, तो ड्रॉपर्स के लिए अपने आप वो चीज़ें बहुत लाइन पे होंगे। ठीक है।